जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और अब मैं आपसे एक उम्मीद ये कर सकता हूँ, एक आशा ये कर सकता हूँ कि ग्रुप डी की तैयारी को शुरू करने से पहले जो आपके मन में एक भौतिक विज्ञान को लेकर शंका थी कि यार फिजिक्स तो बड़े न्यूमेरिकल होते हैं, बड़ी बड़ी डेरिवेशंस होते हैं, इतने सारे सूत्र होंगे, ऊपर से परिभाषाएं भी उल्टी पल्टी होती हैं, सब रटना पड़ता है, समझ में नहीं आता है, याद नहीं होता है। उम्मीद है आज हम इस मतलब इस अचीवमेंट ही कह सकते हैं इसको, कि एक इस अचीवमेंट के साथ खड़े हुए हैं कि अब हमारे अंदर कम से कम इस बात का डर तो नहीं है कि फिजिक्स की वजह से हमारे एग्जाम में कोई समस्या होगी। बल्कि इसके विपरीत मैं आपको ये और भरोसा दिला सकता हूं कि आप ये समझ लें, जहां बाकी लोगों के लिए ये विषय एक मुश्किल बनेगा, इसकी वजह से वो मेरिट में पीछे रह जाएंगे, बाकी सभी विषयों में शायद उनके नंबर बहुत अच्छे हों, लेकिन इस विषय की वजह से सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपके लिए ये विषय एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, ग्रुप डी में जो डिसाइडिंग सब्जेक्ट होगा कि कौन सफल होना है कौन असफल, वो विज्ञान ही बनेगा। और विज्ञान में फिजिक्स को लेकर तो शायद आपका डर अब बिल्कुल छूमंतर हो गया होगा। तो आज मैं आपसे बस यही पूछूंगा, हर दिन एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप फिजिक्स में आप कंफर्टेबल हैं? अगर हाँ, तो एक बार हर्ट की इमोजी बनाकर भेज दें, दिल बनाकर भेज दीजिए, और फिर हम लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अगर हाँ, आपकी मेहनत के दम पर ये सफल हो पाया है, आपने इतनी अच्छी मेहनत सीखने में और समझने में की है कि हाँ, अब मुझे फिजिक्स से कोई डर नहीं लगता है, तो आगे के लिए कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है। देखो, इस चैप्टर में ना अब तक जितना हमने पढ़ लिया, मुश्किल चीजें भी देख ली, मध्यम चीज भी देख ली, आसान चीज भी देख ली। अब यही प्रोसेस चलेगी, हर एक चैप्टर में यही चलना है, मतलब हर एक टॉपिकों में यही चलेगा। कुछ आसान भी होगा, कुछ मध्यम भी होगा, कुछ मुश्किल भी होगा। तो हमने देखा कि आसान एक बार में समझ में आ जा रहा है, इंटरेस्टिंग रहता है, इंटरेस्टिंग तो सब है, मध्यम 2 बार में समझ में आ जाता है, बहुत मुश्किल कुछ है तो 3 बार में समझ में आ जाता है, बट समझ में जरूर आ जाता है। बस यही प्रक्रिया चलती रहेगी पूरी फिजिक्स में। मैं हमेशा भी ये भी नहीं कहता कि सारी चीज़ें देखो आसान है। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अगर आप सीखने की मेंटेलिटी से बैठें तो फिर आपके लिए कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब चीज़ आसान बन जाएंगी। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। हमेशा आपके जो ये शब्द होते हैं मुझे एक ऊर्जा, कॉन्फिडेंस देते हैं, और मैं वादा करता हूं कि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही करता रहूंगा। बाकी मैं तो क्या हूं, सब आपकी मेहनत है, आप बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए फिर तो शुरू कर लेते हैं आज की कहानी। तो देखो, आज का जो टॉपिक है, जैसे मैं कहूं कि कल का टॉपिक शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा हो, लेकिन असंभव तो नहीं था। हमने उसको 1 2 3 4 5 बार में सीख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने उसके किए, बट वो हमसे हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कल, परसों और उससे एक दिन पहले की क्लास में मिलाकर खत्म हो गया है, यानी प्रतिरोधों का संयोजन। अब हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ। तो पहले समझेंगे कि विद्युत परिपथ क्या है, बेहद आसान सा टॉपिक है, और फिर हम इससे बनने वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे इसके लास्ट में। तो देखो, विद्युत परिपथ क्या होता है। आपने अपने घरों में अलग अलग तरह के उपकरणों को लगे हुए देखा होगा। जैसे अगर आप पाते होंगे कि मान लो ये आपका एक कमरा है ये आपके घर का एक कमरा है, इस तरह से, ठीक। ये आपके घर का कमरा है। तो आप इसमें पाते होंगे कि अलग अलग तरह के उपकरण जो है, अलग अलग तरह के अप्लायंसेज इसमें लगे हुए हैं, और सबको एक कॉमन स्विच बोर्ड से हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं एक कॉमन बोर्ड से। जैसे मान लो इस दीवार पर लगा हुआ है आपका, यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर इसमें स्विच लगे हुए हैं कुछ, जिनको हम अपनी भाषा में चटकनी कहते हैं, है ना। यहाँ पंखे का रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ पर 2 प्लग लगे हुए हैं अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। होता है कि नहीं होता है? अब जिनके घर बाहर की वायरिंग है उनमें बाहर से, और जिनके घर अंडरग्राउंड वायरिंग है, जो अभी नए मकान बनते हैं, उनमें अंदर से वायरिंग होती है। तो यहीं से तार निकल निकल के जा रहे होते हैं। जैसे मान लो पहला तार गया, आपके यहाँ एक ट्यूब लाइट लग रही है, ठीक है, ये एक लगी ट्यूब लाइट। उसके बाद फिर यही वायरिंग आगे चलेगी। कनेक्शन कैसे होते हैं वो छोड़ो, वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम है। फिर यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है, ऐसे करके। उसके बाद फिर यहाँ मान लो कि आपने कुछ तस्वीर वगैरह लगाई हुई है जिसमें बल्ब लगा हुआ है, जिसमें नीचे से बल्ब जलता है, ऐसे मान लो। उसके बाद आपने यहाँ अपना प्रेस करने के लिए नीचे एक बोर्ड बनवाया हुआ है, पावर का बोर्ड बनवाया हुआ है। तो तमाम तरह के इस तरह से चीज़ें लगी हुई होती हैं, सभी के घरों में ऐसा होता है। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें
इन चीज़ों को बार बार लिखना पड़ता है कि भाई पंखे के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब पंखे को इतने वोल्ट चाहिए, और आपका जो बल्ब है उसको इतने वोल्ट चाहिए, इस चीज़ को इतने वोल्ट चाहिए, बार बार हमें लिखना पड़ता है। तो क्या मैं ये बार बार लिखूं कि ये ट्यूबलाइट है, ये पंखा है, ये उसका बोर्ड है, ये इसका बोर्ड है? बार बार ऐसे लिखने से तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, हमने ये किया, मतलब इंजीनियर्स ने, वैज्ञानिकों ने ये किया कि भाई एक काम करते हैं ना, सबके संकेत बना लेते हैं। जैसे आप अपने दोस्त से, जब बहुत सारे लोग उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आप उसके घर जाते हो, तो आप ये थोड़ी कहते हो आ भैया जरा घूमने चल रहे हैं, आप कहते हो ऐसे करके करते हो ना। तो ये क्या है, एक संकेत है। संकेत का मतलब है एक बड़ी बात को छोटी सी भाषा में कह देना। या फिर आप ऐसे कहते हो, जैसे उसको कहीं लेके चलना होता है, ऐसे हल्का सा ऐसे करते हो ना, तो इसका मतलब है आजा, कुछ ऑफ द वे का काम करने जा रहे हो, मतलब आप या तो कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई का टाइम काट के घर वालों से बचने के लिए। तो संकेतों का मतलब होता है, सिंबल्स का मतलब होता है कि हम एक बहुत बड़ी बात को छोटे से में कह रहे हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ऐसे ही इलेक्ट्रिक में हम लोग हर चीज का एक संकेत यूज कर लेते हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो आपकी चटकनी हो जिसको साइंस की भाषा में स्विच बोलते हैं, चाहे वो और भी अलग अलग चीजें हों। तो आइए सभी के पढ़ते हैं संकेत, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे उपकरण, ठीक है, यानी कि गैजेट लिख लो या अप्लायंस लिख लो। अप्लायंसेस का मतलब होता है उपकरण। और यहां पर फटाफट से उनके संकेतों को पढ़ते हुए चले जाएंगे, यहां पर उनके सिंबल को पढ़ते हुए हम चले जाएंगे। तो देखो उपकरण में सबसे पहला क्या आता है, जैसे जो आपके घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, जो बाहर से एनर्जी आ रही है, मतलब जो तीन तारों में से आ रही है, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। वो अलग पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, बट अभी मैं बता रहा हूं कि जो बाहर से तीन फेज होते हैं, तीन तार होते हैं, उनमें से जो लाइट आती है वो उसका, वो क्या है आपका, उसको लिखते हैं हम, हालांकि कोई उपकरण नहीं है वो, उसको बोलते हैं हम एसी करंट। उसको बोलोगे एसी करंट, इसका नाम ही अपने आप में, अच्छा एसी करंट नहीं बोलेंगे, एसी बोलेंगे, इसका नाम अपने आप में ही ऑल्टरनेटिंग करंट है। मैं फिर से कहूंगा, अभी उस बात पे मत जाना कि क्या होता है एसी, क्या होता है डीसी। बस ये मान लो कि जो बाहर से, जिसको आप बिजली कहते हो ना, कि बिजली आ गई, उसका सिंबल क्या है, तो उसका सिंबल है ये। आप ऐसे कह दो या इसको किसी बॉक्स में भी बंद कर दो, इसका मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। दूसरा, जब हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होता है, जैसे मान लो ये रिमोट है ना, जैसे ये रिमोट है आपका, अब मैं इस रिमोट को, ऐसा तो है नहीं कि इसमें ना बाहर से तार सप्लाई लेके इसमें हमेशा लगा के रखूंगा, मतलब बाहर वाली जो आपके घर के बाहर वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे कनेक्शन लेके रखूंगा, क्योंकि तो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब आप इसको कहीं भी ले जाके घूम फिर सकते हो, तो उन तारों को कहाँ घूमोगे फिरोगे। तो ऐसी चीजों में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजों में हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं कि भाई इनमें क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। जैसे एक शेल लगा हुआ है छोटू सा, देख रहे होंगे आप, ये क्या है, इसमें बैटरी लगी हुई है। तो ये कैसी एनर्जी देती है, इसके अंदर एनर्जी जो है ना स्टोर है। देखो जो बाहर वाली एनर्जी है ना, जिसको हम बिजली कहते हैं, उसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो केमिकल की मदद से है। तो ये भी हमें एक करंट दे रहा है, ये भी हमें एक एनर्जी दे रही है, और इसकी एनर्जी को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट, ठीक है, यानी कि डीसी करंट। वो बाद में समझेंगे डीसी एसी क्या होता है, अभी बस इतना समझो, इसको बोलते हैं डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का सिंबल क्या है, दिष्ट धारा का सिंबल जो है वो आप केवल एक ऐसी लाइन खींच देंगे, लाइन खींच के उसे चाहे गोले में बंद कर दो या मत भी खींचो, एक लाइन दिष्ट धारा का सिंबल है कि भाई यहाँ पर जो धारा है ना वो दिष्ट धारा है। अच्छा, दिष्ट धारा मिलती किससे है, तो दिष्ट धारा मिलती है शेल से, दिष्ट धारा मिलती है आपको शेल से। तो शेल का जो सिंबल है, शेल का जो सिंबल है वो हम यूज करते हैं ये। देखो एक सेल के ना हमेशा दो सिरे होते हैं, और कभी आपने ध्यान से इनको देखा हो कि इसमें एक सिंबल होता है आपका नेगेटिव और एक सिंबल होता है आपका पॉजिटिव, इस पे प्लस लिखा होता है, इस पे माइनस लिखा होता है। तो हम प्लस का मतलब उसको बड़ा बना देते हैं, बड़ा है तो प्लस है और छोटू है तो इसका मतलब ये माइनस है, ठीक है। ये हमने संकेत बना लिया, मुझे पता रहेगा कि अच्छा एक सेल की बात हो रही है जिसका प्लस सिरा ये है और माइनस सिरा ये है, कहानी खत्म। प्लस माइनस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा हमेशा ना प्लस से निकलती है, करंट हमेशा प्लस से निकलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपने अपने घर में बैटरी देखी होगी, सभी ने देखी होगी, जैसे मैं आपको अगर कोशिश करूं मिल जाए मुझे तो
तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड वाली जो बैटरी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड वाली जो बैटरी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड, मैं हाउस बैटरी लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। ये घरों में इस्तेमाल होने वाली होती है। अरे शॉपिंग कहाँ से आ गया। देखो ये वाली जो बैटरी होती है, आपने 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 ये देखी होगी, है ना। अब इसमें देखो, इसमें ना कई सारे शेल मतलब कई सारे ना थिम्बल निकले होते हैं। जैसे यहाँ दो खुंटी हो गई, यहाँ दो खुंटी हो गई, यहाँ दो खुंटियाँ हो गई, जिनको हम खुंटियाँ बोलते हैं। तो देखो एक शेल की पावर मान लो 3 वोल्ट है और मुझे कहीं चाहिए 12 वोल्ट, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं इतना बड़ा सेल बनाऊं कि एक ही 12 वोल्ट का हो जाए? नहीं, जितना ज़्यादा आप बड़ा सेल बनाओगे उतने ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि 4 सेलों को मिला दूंगा, 3-3 वोल्ट के 4 सेलों को मिला दूंगा, 12 वोल्ट का पूरा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं, याद रखेंगे। तो ये कई सारे सेल मैंने मिला दिए, तो बैटरी का जो सिंबल हो जाएगा, अगर मैं कहता हूं बैटरी, तो बैटरी का मतलब मैं कह रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स है, यानी कि इस पर कई सारे सेल जुड़े हैं। एक सेल ये लग गया, फिर ऐसे कनेक्शन देके एक सेल आपका ये हो गया, फिर एक सेल आपका ये हो गया। इस लाइन का मतलब क्या है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये कहीं पिछले सेल से जुड़ा होगा, तो एक सेल आपका ये हो गया, एक सेल आपका ये सेल हो गया। तो ये सेलों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल देते हैं बैटरी। अच्छा जी, गांव में तो कैसे बोलते हैं? छोटी है तो बैटरी और बड़ा है तो बैटरा। अरे बैटरा कुछ नहीं होता, बैटरी ही होती है। जैसे हम कुछ शब्दों को बना लेते हैं, जैसे डॉक्टर साहब की घरवाली डॉक्टरनी। अरे नहीं भाई, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर। हम कहते हैं मास्टर जी की घरवाली मास्टरनी, नहीं, मास्टर मास्टर है, लेडी मास्टर हो, मेल मास्टर हो या फीमेल मास्टर हो। तो ऐसे ही ना हमेशा बैटरी होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बैटरी हमेशा बैटरी होती है। ठीक है, जरा बताएंगे, क्लियर है सभी को कि हाँ मुझे समझ में आता है कि ये हो गया आपका बैटरी का सिंबल। आगे और चलते चले जाइए, आगे इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, आप तो नीचे नीचे लिखते चले जाइए। चलो भैया मुझे ये भी समझ में आ गया, काम करते हैं, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। अरे आधा ही आया, और इसके संकेतों को मैं आगे लिख लूंगा, आप तो नीचे ही कंटिन्यू करते हुए चले जाना। ये हो गए इसके संकेत। तो यहां तक बैटरी तक सभी को क्लियर है? ये हो गई प्रत्यावर्ती धारा, ये दिष्ट धारा हो गई, ये शैल हो गई, ये हमारी हो गई बैटरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हाँ ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। अब आपके घरों में क्या क्या चीजें लगी होती हैं? हालांकि हमें सबके सिंबल नहीं पढ़ने हैं, आप मुझसे पूछो जी घड़ी का सिंबल क्या होता है, नहीं, जितनी चीजें जरूरी हैं हर एक का सिंबल हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे पहला बल्ब पकड़ लो, पहला है बल्ब। ये मैंने ना इस सीक्वेंस में लिए हैं कि ये तो वो हैं कि जो हमें ऊर्जा देंगे, उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी हमें इनसे ही तो मिलेगी। तो अब मान लो जैसे पूछा जाए आपसे कि बल्ब का सिंबल क्या होता है, जो आपका बल्ब होता है, बल्ब। तो देखो बल्ब के दो सिंबल हैं, या तो आपको ये देगा, ठीक है, या मतलब इनमें ऐसे भी लगा सकता है, या वो सिंबल देता है, एक सिंबल ऐसे कर देगा, एक गोला, उसके बाद एक लाइन, ये हल्की सी इसमें ऐसे ऊपर उठी होगी और फिर ऐसे कर देगा, ये भी बल्ब का सिंबल है। फिर वही आपका सवाल, भैया दोनों एक साथ आ गए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, दोनों सही चीजें कभी एक साथ नहीं पूछी जाती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है फैन का सिंबल क्या है, पंखा का सिंबल क्या है, फैन का सिंबल। तो फैन का सिंबल होता है, ऐसे करके आप 8 सा बना देना, ये मतलब ये फैन है जिसके दो क्या हैं, ब्लेड्स हैं, दो इसके ब्लेड्स हैं। जरा बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? बताओ भाई, सभी को क्लियर है यहां तक? एक बार बताइए भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक?
ठीक है, चलो अब देखो, अब आता है आपका स्विच, जिसको आप कहते हो चटकनी या खटका। तो देखो स्विच क्या हो सकता है भाई, स्विच दो कंडीशन हो सकती है स्विच की, या तो स्विच ओपन होगा या तो स्विच क्लोज होगा। तो मैं स्विच का दो सिंबल देखेंगे हम यहाँ पर। अच्छा, स्विच को स्विच ही कहते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और इतना तो शायद सभी को समझ में आता होगा कि ओपन या क्लोज क्या होता है, हिंदी इंग्लिश वालों को भी। तो स्विच में हमारी दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या तो हमारा स्विच रहे ओपन या हमारा स्विच रहे क्लोज। अब देखिए, जो हमारा ओपन स्विच है, ओपन स्विच का सिंबल है ये कि ये ओपन है, दो लाइन, दो कोष्ठक टाइप का ऐसे बना देंगे, छोटा ब्रैकेट जैसा। उसके बाद क्लोज स्विच का सिंबल होगा छोटा ब्रैकेट और उसके बीच में एक डॉट लगा देंगे। डायरेक्ट सवाल आता है यहाँ से, सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि बताओ ओपन स्विच का सिंबल क्या है और क्लोज स्विच का सिंबल क्या है। ठीक है, अब देखो, एक और चीज होती है, एक और चीज होती है जिसका नाम है टेपिंग की। ठीक है, एक होती है टेपिंग की, इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको ऐसे बोलते हैं। हिंदी में ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि टेपिंग कुंजी। देखो टेपिंग कुंजी क्या होती है, समझना आप मेरी बात को। जो स्विच है ना आपका, स्विच का मतलब है कि आपने उसको दबाया और जिस दिशा में दबाया वहीं वहीं रुक के रह जाएगा। जनरली हमारे घरों में इसी तरह के स्विच होते हैं, लेकिन आपने अगर डोर बेल का स्विच देखा हो, जो दरवाजे की घंटी होती है, तो उसको अगर दबा के छोड़ दोगे तो वो अपने आप दूसरी दिशा में चला जाता है। बोलो मैं सही कह रहा हूँ? एक स्विच तो है हमारे घरों में जो सिंपल लगा हुआ है, जैसे पंखे का स्विच है, ऊपर कर दोगे ऑन है, वो ऑन पे ही रुका रहेगा, और जब तक आप नीचे नहीं दबाओगे तब तक वो ऑफ पे नहीं आएगा, आप दबाओगे ऑफ पे आ जाएगा। लेकिन एक स्विच डोरबेल का होता है, उसको ऑन पे ले जाओगे तो घंटी बज जाएगी। अब देखो, असल में हमें पंखे को तो क्या है, चल हम चाहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम ये चाहते हैं पंखे में कि कोई दबा के ही खड़ा रहे बटन को, नहीं, हम तो चाहते हैं दबा दिया चलता रहे। लेकिन क्या घंटी में हम ये चाहेंगे कि उसको दबा दें तो वो बजती रहे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब जब तक हम दबाए रखें वो ऑन पे होनी चाहिए और छोड़ते ही वो ऑफ पे आ जानी चाहिए। तो उसको बोलते हैं टेपिंग की। टेप का मतलब है वो बार बार टच कर रही है, उससे बार बार टेप कर रही है। तो टेपिंग की का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ये एक यहाँ पे ऐसे बना रहेगा और एक ही नीचे ऐसे बना रहेगा। मतलब ये चीज जो है ना, बार बार इससे टच करेगी, ऐसे करके बार बार टेप करेगी। जब हम इसको दबाते हैं इससे टच करता है, टच करते ही घंटी बजनी शुरू हो जाती है, और छोड़ देते हैं तो अपने आप ही हट जाता है। यहाँ लगी होती है स्प्रिंग, उसमें ना हमें नहीं जाना है कि ये काम कैसे करती है, हमसे तो बस सिंबल पूछा जाएगा कि भैया जी टेपिंग की का सिंबल क्या होता है। जरा बताइए, क्लियर है? नोट हो गया हो और क्लियर हो तो बताइए, फिर हम अगले उपकरणों की तरफ चलें। चलो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सब बिल्कुल लिखना है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, अभी देखना क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपसे। जैसे देखो, चलो मैं करा ही देता हूँ आपको सवाल, इनसे सवाल कैसे पूछा जाता है। अच्छा, पहले एक बार कंप्लीट कर लें, है ना, फिर सवाल करेंगे, पहले सारे इनको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो क्लियर है, 9 हो गए। अब 10वां हमसे पूछा जाता है कि दो तार हैं, जैसे आपने अपने घरों में तार देखे होंगे, तो तार भाई दो तरह के होते हैं, या तो तार दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही जा रहे हों, या एक दूसरे से ज्वाइन होके जा रहे हों। तो देखो, अगर मैं फिजिकली देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि तार ऊपर से जा रहे हैं या ज्वाइन होके जा रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर कैसे देखूंगा भाई उस चीज को? तो यहां पर हम ऐसे देखेंगे। देखिए, अगर आपको बोला गया है कि वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉस कर रहे हैं विदाउट ज्वाइनिंग, ठीक है, यानी कि बगैर जुड़े तार। अगर बगैर जुड़े हुए तार हैं तो उसका सिंबल है, देखो एक तार ये जा रहा है और दूसरा तार, अगर अब देखो ऐसे खींच दिया ना मैंने, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा ये इससे जुड़ा हुआ है या इसके ऊपर से बगैर जुड़े गया है। बात समझ गए ना? एक तार ये है, हो सकता है ये वाला तार इससे जुड़ के जा रहा हो, यानी कनेक्शन हो यहाँ, या ऐसे ही जा रहा हो इसके ऊपर से। तो बगैर जुड़े हुए का मतलब हम ऐसे नहीं बनाते, हम बनाते हैं ऐसे करके, इस तरह से कि ये तार आपस में जुड़े हुए नहीं है। अब एक भाई कहता है भैया जी जुड़े हुए तार हो, तो जुड़े तार, ठीक है, यानी कि जॉइंटेड वायर। देखिए जॉइंटेड वायर कैसे होते हैं भाई, ये आपका एक तार है, उसके बाद ये तार अगर जॉइंट है तो देखो वो यहां पे ऐसे करके लगा देगा, इसका मतलब है कि ये दोनों तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये विदाउट ज्वाइनिंग है और ये विद ज्वाइनिंग है, कि भैया ये जुड़कर जा रहे हैं और ये बगैर जुड़े हुए एक दूसरे से ऊपर होकर जा रहे हैं।
आपसे पढ़ के मन शांत हो जाता है। थैंक यू गौरव भाई, बहुत सारा आभार प्यार। चलो ये बात हमें क्लियर हो गई, इनमें इतना नहीं घुसना है, सीधा सीधा सवाल आएगा, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं आपको एक सवाल ही करवा देता हूँ, सवाल को नोट मत करना है ना, आप बड़े परेशान हो रहे हो। देखो इनसे ऐसा सवाल आएगा, ये लो एएलपी और टेक्नीशियन में आया है कि चित्र में दिखाए गए इस संकेत का विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। आप ना टॉपिक को शुरू करते ही घबरा इसलिए जाते हो, आपको लगता है जाने क्या तो पूछ लेगा। भैया जी बहुत सारा प्यार आपका, आपका कमेंट इतना बड़ा है, फिजिक्स में मजा आ रहा है, थैंक यू भाई। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। आप हमेशा ये घबरा जाते हैं यार जाने क्या पूछ लेगा, फिर आप सोचते हैं ये नहीं ये पूछ लिया तो, वो नहीं वो पूछ लिया तो, इसलिए मैं आपको सवाल कराता हूँ, बट आप तब तक भी पेशेंस नहीं रख पाते हैं। स्विच को हिंदी में कुंजी बोलते हैं, मैंने नहीं लिखा है तो मैं लिख दूंगा। कौन नहीं जानता कि भैया ये बल्ब का सिंबल है, ये लो हो गया विद्युत बल्ब का सिंबल, ठीक है। मैंने कुंजी लिखा है, उसको नहीं लिखा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ। स्विच को कुंजी बोल देते हैं, सॉरी मैंने शायद हिंदी मैंने नहीं लिखी है, स्विच को बोल देते हैं कुंजी, ठीक है, स्विच को कुंजी हिंदी में। चलो कुंजी लिख लेंगे आप उसको। ये हो गए आपके जो क्रॉसिंग है, एक तो ये बगैर जुड़े हुए हैं, वायर क्रॉस कर रहे हैं, और विदाउट क्रॉसिंग है। उसके बाद देखिए अगला आता है आपका 12वां सिंबल पढ़ेंगे हम। आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध, हमने पढ़ा था रजिस्टेंस, रजिस्टर पढ़ा था ना। तो जो हमारा प्रतिरोध होता है उसका तो मैंने आपको पीछे भी बताया था क्या सिंबल होता है, रजिस्टर का मैंने आपको पीछे भी बताया था, और मैंने कहा था कि रजिस्टर का जो सिंबल है देखो वो ये है, ठीक है, रजिस्टर का जो सिंबल है वो ये है, ऐसे खांचे से बना दो, ये आपका रजिस्टर हो जाएगा, ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखिए जैसे प्रतिरोध है, मान लो किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो उसको मापने के लिए आता है ओम मीटर, आता है ना ओम मीटर। तो प्रतिरोध को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, ओम मीटर का। तो ओम मीटर क्या है, प्रतिरोध को मापने का यंत्र है, ओम मीटर। तो ये एक मशीन होती है, ओम मीटर का सिंबल हो जाएगा कि कहीं पर आप ऐसे बनाओ और ओम का निशान इसमें बीच में बना दो कि ये भैया ओम मीटर है। अगर कहीं मान लो किसी अलमारी के ऊपर ये चित्र छपा हुआ है तो आप समझ जाना उस अलमारी के अंदर ओम मीटर रखे हुए हैं, ठीक है। आगे आप देखिए और क्या क्या सिंबल्स होते हैं। देखो प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल है, तो ऐसे ही हमारे पास और चीजें भी तो हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है धारा को मापने के लिए, हालांकि हम उनको आगे पढ़ेंगे, और कि धारा को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो धारा को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एमीटर, है ना। आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो मैं इनको आगे कराऊंगा। असल में मैंने पहले क्यों नहीं कराया, जब मैंने धारा पढ़ाई थी तभी क्यों नहीं कराया ये, क्योंकि ये आपको समझ में ही तब आएगा जब आपको पैरेलल और सीरीज का चक्कर समझ में आ जाता, जब आपको श्रेणी और समांतर का चक्कर समझ में आ जाता। मैं देखता हूँ किताबों में लिखा होता है शुरुआत में ही श्रेणी समांतर पढ़ा नहीं है, और लिख दिया कि एमीटर जो है वो समांतर में जुड़ा होता है, एमीटर पैरेलल में जो श्रेणी में जुड़ा होता है, ये सारी चीजें। वोल्ट मीटर के लिए भी लिखा होगा। तो जब बच्चा श्रेणी समांतर ही नहीं जानता तो कहाँ से जानेगा। अब आप जान गए हैं, तब मैं आपको कराऊंगा एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। तो एमीटर का सिंबल क्या होगा, केवल प्रतीक क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि एमीटर है, तो एमीटर होगा ए ऐसे करके, और एक सिरे पर प्लस लिखा होगा, एक सिरे पर माइनस, ठीक है, कि ये हो गया भैया एमीटर। कि भाई अगर किसी अलमारी के ऊपर ये चिपका है ऐसा निशान, तो मान लेना कि उसमें क्या रखे हुए हैं, एमीटर रखे हुए हैं। ऐसे ही वोल्टेज के मापन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है आपका, वी बना दोगे, सर्कल बना दोगे, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास और मशीन होती है, ये सारी मशीनें हैं, मीटर है, वोल्ट मीटर है, ओम मीटर है। अब हमारे पास एक और मशीन होती है, और मशीन है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर क्या करती है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करती है, गैल्वेनोमीटर का पहले तो सिंबल है जी, प्लस माइनस, चलो ये तो फिर भी समझ में आता है कि धारा मापता है, वोल्टेज मापता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, देखो गैल्वेनोमीटर कुछ करता नहीं है, हम इसको करेंगे।
गैल्वेनोमीटर कुछ करता नहीं है, गैल्वेनोमीटर केवल पता लगाता है। जैसे ये तो देखो नापेगा कि किसी परिपथ में 4 एम्पियर का करंट है, 6 एम्पियर का करंट है, कितना करंट है, लेकिन गैल्वेनोमीटर कहेगा देखो सुनो मैं मापूंगा नहीं। अगर 4 एम्पियर का है तो भी मेरी सुई इतनी हिल जाएगी, 6 एम्पियर का है तो भी इतनी हिल जाएगी, 10 एम्पियर है तो भी इतनी हिल जाएगी। तो याद रखना कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, केवल धारा का पता लगाता है, धारा का पता लगाता है, मापता नहीं है। आप कहोगे ओनली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि भैया किसी जगह पर करंट है या नहीं है, ये बस उस बात का पता लगाएगा। तो जरा बताओ यहां तक के सिंबल सारे क्लियर हैं? प्लस और माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप देखो ना, किसी भी चीज के दो सिरे होते हैं ना हमेशा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि एमीटर क्या होता है, तो देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। बैटरी में देखो दो सिरे होते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है हमेशा। आप अगर आ जाओ बैटरी उसको देखोगे एमीटर को, देखो हर चीज के दो सिरे होते हैं इनमें हमेशा। आप देख लो ये आपके दो सिरे हैं ना, तो इनमें से ये प्लस है ये माइनस है, लाल वाला प्लस है काला वाला माइनस है। तो ये जितने भी उपकरण हैं मैं दो, अरे आप जैसे मान लो मुझे पता लगाना है कि मेरे फोन में से, मान लो मेरा फोन खराब हो गया, ठीक है, अच्छा मेरा नहीं हुआ, मान लो किसी और का हो गया, क्या पता खराब ही हो जाए। मान लो किसी और का फोन खराब हो गया है, हम उसे ले गए मिस्त्री के पास। अब मिस्त्री को लगता है इसमें 100 उपकरण है यार। मिस्त्री पूछेगा हाँ भैया क्या हो गया था, मैं कहूंगा जी ये चलते चलते बंद है जाए। अब मिस्त्री को डाउट है कि इस तरह की आईसी होती है, चलते चलते वही खराब होती है। तो वो पूरा फोन थोड़ा ना चेक करेगा, पूरे फोन के 1000 उपकरण थोड़ी चेक करेगा, वो उसी आईसी को चेक करेगा। अब मान लो वो आईसी ये है, ठीक है, मान लो वो आपकी आईसी ये है, ये वो सॉरी ये वो आपकी आईसी है। तो वो क्या करेगा, यहां से ना दो वो निकले होते हैं तार, एक को इस पे रखेगा, एक को इस पे रखेगा, और अगर इसमें से करंट बहकर जा रहा होगा तो ये जो निडल है ना इसके ऊपर, उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, वो हिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हाँ यहां से करंट यहां तक गया है। अगर यहां से यहां तक करंट नहीं जा रहा होगा, मान लो यहीं अटक गया, तो निडल में डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा। मतलब ये एनर्जी इसको मिली ना, अगर मिली तो निडल में डिफ्लेक्शन है, नहीं मिली तो नहीं है डिफ्लेक्शन। अगर नहीं है डिफ्लेक्शन तो यही खराब है हमारा, और अगर डिफ्लेक्शन है तो फिर पूरी तरह से झमाझम ओके है। तो इसलिए दो स्विच की जरूरत पड़ती, मतलब दो थिम्बल्स की जरूरत पड़ती है ना, हमें हमेशा दो सिरों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यार पानी दो कि हाँ भैया यहां तक मुझे आपकी बात क्लियर है। अब इतना मत जाओ कि प्लस का निशान रेड ही क्यों होता है। मैं तो नहीं कह रहा हूं आपसे कि प्लस का निशान आप पढ़ो रेड होता है क्या होता है, उतना गहराई में हमें नहीं जाना है। बस मैं तो आपको जितना कह रहा हूं केवल उतना पढ़ो, उतना गहराई में हमें नहीं जाना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बनना है हमें इस 1.5-2 महीने की क्लासेस में। 5 साल का या 3 साल का थोड़ी पढ़ पाएंगे बाबू। बस आपसे ऐसे ही सवाल इससे पूछे जाएंगे। बल्ब और ओम मीटर का सिंबल सेम है? अरे किसने कह दिया बल्ब और ओम मीटर का सिंबल सेम है महाराज? बल्ब के सिंबल में लाइन बाहर से आएगी, ऐसे जाएगी। ओम के सिंबल में लाइन अंदर ही रहेंगी। सबके सिंबल अलग हैं, सिंबल कभी सेम नहीं हो सकते। तो जरा बताइए कि हाँ जी यहां तक मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ जाती है। ये हो गया, एक सेकंड रुको चलो अब इससे बनने वाले ना सवाल कर लेते हैं, जितने मैक्सिमम पॉसिबल सवाल हैं इस चैप्टर के। अच्छा ये चैप्टर यहीं खत्म नहीं हो गया, ये तो एक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में इतना पढ़ के जितने हमसे सवाल बन सकते हैं उनको हम करते हैं, फिर हम दूसरी चीजें पढ़ेंगे उनको करेंगे। ये रहा, एक सेकंड इसको नहीं, ये तो हमने कर लिया ना। ये बताओ इस सवाल का उत्तर करो क्या होगा। सवाल है कि विद्युत परिपथ में क्या होते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ। तो एक विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है। अब सारी चीजों को ध्यान से पढ़ना, इसने कुछ कुछ चीजों के नाम लिख रखे हैं। देखो परिपथ का मतलब क्या है, इस सवाल में बहुत आसान भाई। विद्युत परिपथ का मतलब है कि जिसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें लगी होंगी। या सुनो पहले विद्युत परिपथ को देख लो, अगर इस सवाल में भी आपको कोई समस्या आ रही है तो एक काम करो, पहले एक हेडिंग डाल लो, इसके बाद विद्युत परिपथ।
विद्युत परिपथ पढ़ ही लो, विद्युत परिपथ, ना तो ऐसा लगेगा जाने क्या तोप चीज है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है। आओ देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका होता है, विद्युत परिपथ, जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा, मैंने आपको सारी चीजें बताई, यही मिलकर बस विद्युत परिपथ बनाती हैं। तो विद्युत परिपथ में क्या क्या हो सकता है। अब अगर मान लो जो वो घर का डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था, जैसे पहले मैंने ऐसे बना के बताया था, अगर इसको हम हर बार तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, अब हम लाइन की फॉर्म में बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं छोटे से छोटा डायग्राम बन जाए। तो ये तो देखो मुझे पता है कि सबसे पहले तो किसी भी चीज को चलाने के लिए मुझे या तो बैटरी की जरूरत पड़ेगी या बिजली की जरूरत पड़ेगी। मान लो मैं बैटरी से चला रहा हूँ, मेरे घर की चीजें बैटरी से चल रही हैं, तो ये एक मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, ये एक बैटरी लग गई, सेल लग गया, सेल से चला रहा हूं मैं। अब दूसरी चीज मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ। मान लो मैं एक उपकरण चलाता हूं, चाहे वो मेरे पास एक बल्ब ही क्यों ना सही, मैंने बल्ब चलाया, अब कम से कम मुझे न्यूनतम किसकी जरूरत पड़ेगी, भाई कुंजी की तो जरूरत पड़ेगी, स्विच की तो जरूरत पड़ेगी। मान लो ये स्विच ओपन कंडीशन में है अभी, तो मुझे कम से कम किसी भी उपकरण को चलाने के लिए इन तीन चीजों की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये उपकरण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दो चीजों की तो जरूरत पड़ेगी। अब देखो इसी तरह से लाइन की फॉर्म में समझाने को, संकेतों की मदद से लाइन खींच खींच कर समझाने को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं, कि ये क्या बन गया आपका, एक विद्युत परिपथ बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में भाई कम से कम आपको बैटरी और की यानी कुंजी, ये तो दो चीज होनी ही चाहिए। आप देखो बैटरी और कुंजी उसमें से किस ऑप्शन में है, कौन सा सवाल था वो, ये था हमारा। मैं इसको ऊपर उठा लेता हूं बताओ, तो पहले ये बताओ कि भाई, अच्छा तार भी चाहिए ही चाहिए, तार भी हमें जरूर चाहिए, तो ये देखो कि तार, बैटरी और कुंजी तो होना ही चाहिए। तो तार, ठीक है, तार, बैटरी, सेल का मतलब बैटरी, सेल का हो या बैटरी आप समझ गए होंगे कि अगर एक है तो सेल है, एक से ज्यादा सेल लगे हैं तो बैटरी, और कुंजी, भाई ये तीन चीज तो चाहिए। उसके अलावा एक विद्युत घटक ही है, मतलब विद्युतीय घटक क्या है कि जो इनसे चल रहा होगा, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो जो सारी चीजें हो, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कि भाई विद्युत परिपथ में इतनी चीजें तो न्यूनतम होनी चाहिए। अब देखो ये कहता है विद्युत घटक, चलो मान लो विद्युत घटक का मतलब पंखा हो गया, विद्युत घटक का मतलब कोई भी उपकरण, पंखा हो गया, तार हो गया, कुंजी हो गई, यहाँ बैटरी नहीं है, तो भाई चलेगा कैसे, यहाँ विद्युत घटक है, ठीक है, तार है, बैटरी है, प्लग नहीं है। अब प्लग नहीं है तो फिर तो कनेक्शन कर दो, वो तो हमेशा ही चलता रहेगा। जरूरी थोड़ी है कि हमें हर चीज को हमेशा ही चलाना है, बंद भी करना होता है। यहाँ तो विद्युत घटक और तार, कह रहा पंखा ले आओ, तार खरीद लाओ, जोड़ दो, लो चल जाएगा, कैसे चल जाएगा, नहीं। तो ये कहता है कि विद्युत परिपथ में क्या क्या होना चाहिए, कि भाई तार, बैटरी, कुंजी, ये तो मिनिमम होने चाहिए। उसके अलावा उपकरण, भाई अगर आप ये सारी चीजें लगा रहे हो तो उपकरण को चलाने के लिए लगा रहे होंगे, हाँ उपकरण एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है, अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें, वैसे तो पेपर के लिहाज से बिल्कुल जरूरी नहीं है, सवाल आप समझ गए होंगे कैसे कर लेंगे हम, बट फिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण, अब उपकरण कुछ भी हो सकते हैं, कॉमा तार, कॉमा बैटरी, या शेल भी लिख सकते हैं, वे कुंजी को संकेतों की, या ऐसे लिख दो, को जोड़ने से विद्युत परिपथ बनता है, बस को जोड़ने से विद्युत परिपथ बनता है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चाहे वो कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, उसके बाद बैटरी। अब देखो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट तो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, बैटरी, की एंड वायर्स,
इलेक्ट्रिक वायर इन इन चीजों से, इलेक्ट्रिक सर्किट इन इन चीजों से मिलकर बनता है। बोलो कोई समस्या किसी को? विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई दिक्कत? अगर नहीं है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर हम आगे चलें। भाई देखो, श्रेणी और समांतर के मैं पिछली 3 क्लासों में लगातार क्वेश्चन करा चुका हूं। अब अगर हम आगे बढ़े बगैर बस पुरानी चीज़ों को करते रहेंगे तो फिर हमारा सिलेबस बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं वैसे ही आपको बहुत स्लो स्लो लेकर चल रहा हूँ। अब चलो, अब देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ तक चलो हमें क्लियर हो गया, और इससे कोई सवाल बन सकता है तो मैं देख लेता हूँ। बाकी सवाल तो ज़्यादातर इसके आगे से ही बनेंगे। अच्छा, इस सवाल को करके दिखाना है, बीच में आ गया, या तो हटा लेते हैं, आकर के देख लो फटाफट से। ये तो पुराने टॉपिक का सवाल है। प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। बीच में आ गया है, कल की उसमें से बच गया था, फटाफट करके बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेल नहीं लिखे सर? अरे महाराज बैटरी तो लिख दिया। सेलों का कॉम्बिनेशन ही तो बैटरी है। बैटरी लगी है तो उसमें 4 से सेल जुड़े होंगे, जितने भी जुड़े होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू निकिता, बहुत सारा आभार। सचिन थैंक यू। तो 90% लोग हमेशा खुश हैं, पॉजिटिव हैं। 10% लोग जो थोड़ा परेशान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी परेशानी गलत है, आप परेशान नहीं हैं, हैं परेशान, लेकिन उनके कारण मैंने आपको बताए हैं। अगर आप उन कारणों को दूर करें तो सब हो जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन है कि 2 प्रतिरोध हैं, 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, समांतर में जुड़े हैं, कुल धारा बतानी है। तो टोटल करंट क्या होता है? वी टोटल और आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 4 ओम के 2 समांतर में हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4 1/4, और 4 डायरेक्ट है तो डायरेक्ट जोड़ दिया करो, मतलब ये सेम है ना तो डायरेक्ट जोड़ दो। एक और एक दो, बाकी सब में मत करना, जिनमें सेम हो उसी में तो करोगे। तो 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया 1/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका उल्टा कर देना, उसका उत्तर हो जाएगा 2 ओम। तो टोटल वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट कितना है आपका? 2। तो 5/2, ये उत्तर हो जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। तो सभी का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो ये तो पुराना एक सवाल था। अब देखो, जैसे ये सवाल है, ये आरआरबी जेई में पूछा गया है कि विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? सतत और बंद मार्ग समझो। देखिए, हमने कहा ये हमारे तार हैं, ये किससे जुड़े हैं? बैटरी से जुड़े हैं, ठीक है। और यहाँ मान लो मैंने एक बल्ब जला रखा है, चलो यहाँ एक पंखा भी लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कुंजी लगा रखी है, और फिर मैंने इसको ऐसे जोड़ा हुआ है। अच्छा, अब देखो, बंद और सतत का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा चलेगी यहां से, ठीक है। अब देखो, ऐसा हमेशा होना चाहिए कि विद्युत धारा को यहां से जाना है, फिर यहां से फ्लो होके फिर वापस ही आना है, तो ही उपकरण चल पाएंगे। ऐसा होना चाहिए कि विद्युत धारा बैटरी से निकले। विद्युत धारा का मतलब क्या है भाई? करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकले वहीं आ जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं, अपनी ऊर्जा इनको देकर डिस्चार्ज हो जाएंगे और वापस यहां पर आकर चिपक जाएंगे माइनस पर। ऐसा हमेशा होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मार्ग, पहली बात तो लगातार होना चाहिए, कहीं टूटना नहीं चाहिए। टूटने का मतलब है तार कट गया, तार कट गया तो आगे धारा जाएगी नहीं, आगे धारा नहीं जाएगी तो मतलब ना ये जलेगा ना ये जलेगा। फिर सतत का मतलब, तो विद्युत धारा का मार्ग बंद होना चाहिए और सतत होना चाहिए, वैसे तो दोनों एक ही बात है। तो विद्युत धारा का बंद और सतत मार्ग जो है, यही आपका क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। विद्युत धारा के बंद और सतत मार्ग को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो जरा बताओ, हाँ जी, ये बात भी मुझे अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब देखो अगला सवाल। देखो एक, ये ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं, उनमें किसकी कोटिंग होती है? देखो, जो घरों में तार हमारे इस्तेमाल होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि तार जो है वो नंगे होते हैं, यानी खुले हुए होते हैं। तार तो मेन होता है अंदर वाला तार। आप तो पूरे कोई तार कहते हो, दिखाना भैया, इसमें एक तार रखा हुआ है, आप तो पूरे कोई तार कहते हो।
लेकिन पूरा तार नहीं होता है। तार के ऊपर ऊपर ना रबर जैसी चीज होती है, प्लास्टिक टाइप की। अगर उसको छीलोगे तो मेन तार उसके अंदर आता है। तो तारों को खुला हुआ तो नहीं रख सकते हो आप, फिर तो वो आपस में टच करके स्पार्क करेंगे। देखो तार तो ये चीज होती है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है। तो लाल नीले ऐसे करके होते हैं, काले कलर के। इनके ऊपर क्या लगी होती है? इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब रबड़ जैसी लगी होती है। वो रबड़ किस धातु की होती है ये पूछा जाता है। तो आप कहोगे वो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो तारों पर रबड़ लगी होती है कौन सी है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। इंसुलेशन, या वैसा ना आ जाए, इंसुलेशन एंड हाउस वायर्स। देखो जैसे आपने ये लगी देखी होंगी ना, ये जो ऊपर ऊपर आपको दिख रही है ये तो इंसुलेशन होती है। इसका मटेरियल क्या होता है? तो इसका मटेरियल होता है पीवीसी। शॉर्ट में हम इसको पीवीसी बोलते हैं। आप केमिस्ट्री में बहुत रट्टा मारते होंगे। पॉली विनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो अगला सवाल देखिए, और क्या क्या सवाल यहां से हो सकता है। इस सवाल को थोड़ा सा ना ध्यान से करना कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए बड़े ध्यान से सुनना, इसको उत्तर करने की कोशिश मत करना, आप गलत कर दोगे। हर एक ऑप्शन को समझो। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? पहला है धारा उत्पन्न करने, अगला है इलेक्ट्रॉन उत्पादन के लिए, अगला है विभवांतर उत्पादन के लिए, उत्पन्न करने के लिए, या विभवांतर मापने के लिए। देखो ये ऑप्शन तो क्लियर गलत है। विभवांतर मापने के लिए बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते। विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि यार ये तो तीनों ऑप्शन मुझे एक जैसे दिख रहे हैं कि धारा उत्पन्न करना या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करना। अब देखो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप ये बात सोचते, पहले बिल्कुल मोटा मोटी सोचें, तो आप ये सोचोगे कि यार धारा और इलेक्ट्रॉन तो एक ही बात है। अगर मैं ये कहूं कि कहीं से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं तो इसका मतलब धारा ही तो उत्पन्न हो रही है। अगर देखो मैं इसको सही करूंगा तो भाई फिर तो ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं होगा, और अगर मैं इसको सही करूंगा तो ये भी सही होना चाहिए। मतलब कि देखो ऐसा तो है नहीं कि किसी क्वेश्चन में वो दो ऑप्शन एक जैसे दे दे। तो असली बात यह है कि ये दोनों ही गलत हैं। भाई अगर तुम्हें लगता है दोनों चीजें एक ही हैं और वो वही दे रखी हैं तो ये ऑप्शन तो होने से रहे। मोटे तरीके से बता रहा हूं मैं पहले तुम्हें उत्तर करने का तरीका। जब सवाल हमें समझ में भी ना आए तो हमें जो आता है उसके आधार पर कैसे मैं उत्तर कर सकता हूं। तो मेरे को साफ साफ समझ में आता है कि भाई उत्तर तो ये है, चाहे मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक, ये उत्तर हो गया। लेकिन अब समझें कि यार ऐसा क्यों होता है। हमें तो सोचने में तो ऐसा लगता है ना कि धारा या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए धारा या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं होते हैं। समझो आप मेरी बात को कि हमने लगाया ये एक बैटरी है, ये एक पंखा है, ये मतलब बल्ब है, एक कुंजी से जुड़ा हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न तो कोई नहीं कर रहा। होता क्या है असली में, इलेक्ट्रॉन हमेशा ही पहले से ही होते हैं। जो आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो बैटरी में उसमें इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नेगेटिव पे होते हैं। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाना है यहां तक तो अपने आप तो जाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉनों के चलने से ही धारा उत्पन्न होती है। अच्छा धारा उत्पन्न क्या हो रही है यार? इलेक्ट्रॉनों का चलना ही तो धारा कहलाता है बस। तो ये जलेगा कब? जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजर के जाएं। अब अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉनों को बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जाइए जरा बल्ब से गुजर के जाइए, तो अपने आप तो जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन। भाई वो कैसे चला जाएगा? तो उसको ताकत देनी पड़ेगी, उसको धक्का देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, जब हम कहते हैं बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रॉनों को जबरदस्ती यहां भेज देते हैं। ये लिक्विड होता है ना, ये लिक्विड इसमें से पार करा के यहां भेज देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आ गया यहां। इलेक्ट्रॉन यहां अपनी मर्जी से नहीं बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा यहां आना चाहता है ये, लेकिन ये लिक्विड उसको रोक के रखेगा। ये लिक्विड कहेगा देखो तुम्हें अगर यहां से यहां आना है ना तो तुम इस रास्ते से नहीं आओगे, इस रास्ते से आओगे। तो इलेक्ट्रॉन के पास रास्ता ही ये बचता है। इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होता हुआ फिर यहाँ आ जाता है, तो वो बल्ब को जला के वापस आ जाता है। तो असल में ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ना विभव का अंतर बन जाता है। जैसे आप सुनो, आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास एक गर्म छड़ है लोहे की और एक हमारे पास ठंडी छड़ है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाता हूं तो देखो बगैर कुछ किए मुझे बताओ कि ऊष्मा कहां से कहां प्रवाह होगी? भाई गर्म से ठंडी की तरफ होगी। तो अब आप ये मान लो कि ये गर्म है, आप प्लस को गर्म पढ़ते होंगे और ठंडे को माइनस, तो हमेशा ऊष्मा कैसे प्रवाहित होगी? गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ठंडे से गर्म की तरफ हो जाए? नहीं।
तो ऊष्मा का प्रवाह किसके वजह से होता है? ताप के अंतर की वजह से। भाई मान लो गर्म का ताप है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडे का ताप है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ताप के अंतर है ना। अगर मान लो इसका ताप भी 50 हो जाए तो क्या ऊष्मा बहेगी? कोई ऊष्मा नहीं बहेगी, फिर तो ये वैसे की वैसी रहेंगी। ऊष्मा कब बहेगी? जब ताप का अंतर होगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन या धारा दोनों एक ही चीज है, कब बहेंगे? जब विभव का अंतर होगा, यानी कि ये चीज ज्यादा विभव पर है और ये कम विभव पर है। याद रखना, ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। मान लो इसका मतलब है कि ये है 10 वोल्ट पर और ये है आपकी 3 वोल्ट पर। वोल्टेज किससे डिसाइड हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों से डिसाइड हो रहा है। कुल मिलाकर इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इस पर कम इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। कब तक जाते रहेंगे? जब तक कि दोनों पर विभव बराबर ना हो जाए। तो 13 का बराबर क्या हो जाएगा? 6.5 इस पे हो जाएगा, एक समय के बाद 6.5 इस पे हो जाएगा। जब विभव बराबर हो गया तो ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया। जैसे तापमान बराबर हो जाए, भाई 50 और 10 का तापमान बराबर होकर क्या हो जाएगा? 30-30, 50 और 60, 10 60 और 60 का आधा 30, तो 30 इसका 30 इसका 20 घट जाएगा और इसका 20 बढ़ गया। तो फिर इलेक्ट्रॉन मतलब फिर ऊष्मा ना इधर जाएगी ना इधर आएगी, फिर तो रुक गई। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है ना इधर आएंगे ना इधर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सारा खेल किसका है? विभव के अंतर का खेल है, पोटेंशियल के डिफरेंस का खेल है। तो आप समझ गए होंगे कि बैटरी क्यों लगाते हैं हम? विभव के अंतर की वजह से, विभव का अंतर बनाने की वजह से। तो आप कहेंगे कि विभव का अंतर बनाने के लिए, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग एक बैटरी का उत्पादन करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बैटरी का यूज किस लिए करते हैं किसी परिपथ में? ना धारा बनाने के लिए, ना इलेक्ट्रॉन विभव का अंतर उत्पन्न करने के। अगर आपको इतनी सारी चीजें भी नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर आप सीधा सीधा ये बात याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिपथ का एक हिस्सा कंप्लीट। विद्युत परिपथ पूरा चैप्टर है, पूरा पार्ट है, इसका एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है। बाकी अगले हिस्से को हम कल कंप्लीट करेंगे और अगला हिस्सा आपको तब समझ में आएगा जब आज वाला हिस्सा अच्छे से आता हो। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।